नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ UMT में, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। My journey with UMT has been very good in terms of faculty, in terms of the environment. UMT के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? स्टडीज वाइज तो बहुत अच्छा है। CS, AI, these departments are best. हमारे पास क्रॉसफिट एरिया, जिम एरिया, आउटडोर इंडोर गेम की फैसिलिटीज़, मैट गेम्स, मार्शल आर्ट्स सारी की सारी हमारे पास मौजूद है। UMT जो है वो किस तरह बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है? जब हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यहाँ से तो हम उनके रेज्यूमेस जो है वो कलेक्ट करके हमारे OCLP डिपार्टमेंट है उनको फॉरवर्ड करते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? मैम फ्यूचर तो मैंने अपने कंट्री में ही देखना है, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरी फील्ड में, पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए। UMT का लर्निंग रिसोर्स सेंटर बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे मुख्तलिफ है? We go beyond how to get your paper published in a good research journalist. पूरे रिसर्च साइकिल में हम अपने यूजर को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ UMT में, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 1990 में ILM इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट के नाम से इस ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई। आज ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अलहाक शुदा है। तो आइए चलते हैं, आपको मैं तमाम डिपार्टमेंट्स विजिट करवाऊंगी और यहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के फैशन डिपार्टमेंट में। मेरे पीछे तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह हमारे आने वाले फ्यूचर डिज़ाइनर्स मलबूसात को खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। आइए इन फ्यूचर डिज़ाइनर से हम जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी खूबी यहाँ पर दिखा रहे हैं और कौन से नित नए डिज़ाइंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल अब्बास। अच्छा मुज़म्मिल, तो आप हैं फ्यूचर के फैशन डिज़ाइनर। फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर यू कैन से। हाँ, तो ब्रांड का नाम सोचा? ब्रांड का नाम तो अभी नहीं सोचा, लेकिन आई नीड एक्सपीरियंस टू गेन, देन आई थिंक अबाउट माय ब्रांड, हाउ टू लॉन्च इट। ठीक है, कितने साल की डिग्री है आपकी? मैम 4 ईयर की डिग्री है, बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, और इसके बाद हमने मास्टर्स करना होता है आगे 2 ईयर का, देन आवर डिग्री इज़ कंप्लीट। अच्छा, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? मैम फ्यूचर तो मैंने अपने कंट्री में ही देखना है, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरी फील्ड में, पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए। मैं कुछ ऐसा देना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में नहीं है, एज अ न्यू कॉन्सेप्ट मैम, कि मतलब इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली फ़ैशन बहुत आगे चला गया है, लेकिन हमारी कंट्री में अब तक हम कल्चरली फ़ैशन में ही चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा इंटरनेशनली फ़ैशन को भी प्रमोट करना चाहता हूँ, तो इसको बस मैं लेके आगे ही जाना है। अभी आपकी क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, मैम, यानी इस ड्रेस को क्या कहा जाता है वैसे? मैम ड्रेस को हम कोट सेट कह सकते हैं। नीचे मैं स्कर्ट बना रहा हूँ हाफ, ठीक नहीं है, इट्स फॉर वुमेन्स, ठीक नहीं, ये वुमेन्स के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? My name is Babi Chas. अच्छा, तो आप भी फ्यूचर डिज़ाइनर। ये बताइएगा कि क्या बना रही हैं आज आप? मैं यहाँ ये वेस्ट कोट बना रही हूँ, मतलब आगे पेटीकोट है और नीचे जो है ना उसका स्कर्ट वगैरह, पेटीकोट वगैरह वो हो जाएगा। आगे से ये डिज़ाइन में आ जाएगा। कैसे शौक पैदा हो गया फैशन में आने का? इंटरेस्ट था शुरू से ही, मतलब कि बचपन से ही था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने का और क्रिएटिविटी दिखाने का। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, फिर आगे यूनिवर्सिटी में आई हूँ, तो उसके बाद फिर ज़्यादा शौक रहता है। तो मामा से कहकर मैंने कहा मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं इधर आ गई। आने वाले दौर के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरह के कपड़े आप डिज़ाइन करना पसंद करें? मुझे मैक्सीस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ के पाकिस्तान की क्वालिटीज़ जो है ना मैक्सीस में, वो बहुत एक ही तरह की हैं। मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं है मैक्सीस में। मैं उसमें ही काम करना चाहती हूँ कि ताकि आने वाली जनरेशन को उससे आगाह हो जाए। खवातीन को बड़ा शौक होता है खूबसूरत खूबसूरत कपड़े लेने का, लेकिन आउट ऑफ बजट भी तो हो जाता है। इतने इतने महंगे ड्रेसेस डिजाइनर्स बना देते हैं जी। तो आप क्या सोचती हैं कि आप किस टाइप के डिजाइनर बनेंगे? क्या इतने ही महंगे महंगे कपड़े बनाएंगी आप? नहीं, मैं ये कहूँगी कि लो बजट में ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ सबको, ताकि वो एक रीज़नेबल प्राइस में भी चले और हस्बैंड्स, जितने भी हस्बैंड्स हैं वाइफ हैं, उनके भी जेब्स वगैरह खाली ना हो। जितनी मदर्स हैं, बच्चे हैं, आगे जो भी सीन है, उनके लिए सब कुछ सेट हो।
जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त UMT स्कूल ऑफ फैशन में और मेरे साथ इनके लेक्चरर बिलाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा UMT जो है वो किस तरह बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है? बेसिकली हमारे स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल में 4 मेन डिपार्टमेंट्स हैं डिज़ाइन के, बैचलर्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो जब हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यहाँ से तो हम उनके रेज्यूमेस जो है वो कलेक्ट करके हमारे OCLP डिपार्टमेंट है उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे पास जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे जो है वो पर्सनल बेसिस पे भी और जो हमारे ऑफिशियल बेसिस पे भी जो है वो उनको रिकमेंडेशंस भेजते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड्स भी शुरू की हैं एंड दे आर सक्सेसफुली रनिंग देम। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये पीछे बड़े खूबसूरत से मलबूसात नज़र आ रहे हैं जो अभी हाफ डिज़ाइन है, तो ये आपने इनको डिज़ाइन करवाया है? बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है दिस इज़ कॉल्ड ड्रिपिंग। तो हमें इसमें स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि किस तरह से आप बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग जो है ना गारमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को साइज़ वेरिएशंस भी सिखाते हैं और ये जो असाइनमेंट है ड्रिपिंग दिस इज़ कॉल्ड अ कॉर्सेट ड्रेस, जिसके अंदर हम कॉर्सेट्स के ऊपर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल गारमेंट्स के अंदर जो हम कॉर्सेट्स देखते हैं, बॉडी फिटिंग्स देखते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट्स देखते हैं, तो हमने मेन फोकस स्टूडेंट्स को उस पर करवा के तो ये एज अ मिड टर्म सबमिशन हमने इनका ये जो है प्रोजेक्ट रखा हुआ है। बच्चों को यहाँ पे तो आप सिखा रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो इसमें ख़वातीन इंटरेस्टेड होती हैं या जो जेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं या जो है वो बॉयज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना ये एक मल्टी फंक्शनल एक सिनेरियो है कि इंडस्ट्री के अंदर अभी अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे लीडिंग जो डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादातर मेल ही हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो लड़कियां हैं वो भी इस जो है ना ये प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन वो उस तरह से अपनी ग्रोथ को लेके नहीं जाती क्योंकि उनके फ्यूचर सर्कमस्टांसेस समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हमारे अगर लीडिंग जो हिस्ट्री देखें, अगर हम UMT की हिस्ट्री को भी काउंट करें तो हमारे बहुत सारे डिज़ाइन की ऐसी फीमेल और मेल हैं जो मार्केट में सक्सेसफुली अपना भी काम कर रहे हैं और मल्टी ब्रांड्स हैं जिनको उन्होंने एक नई पहचान एक नए जो है वो पोजीशन पर वो लेकर गए। स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये उनको नहीं समझ आती कि वो किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज होगा कि एक स्टूडेंट के अंदर ना हर एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। हमारे सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना बाउंडेड हो जाते हैं पेरेंट्स के रिकमेंडेशन के ऊपर, लेकिन एक बच्चे को पता होता है कि उसकी क्रिएटिव स्किल्स क्या हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या हैं, वो उसको एनहेंस करने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्रेस जो है आपकी FSC के बाद ही स्टार्ट हो जाती है जब आप इंटरमीडिएट करते हैं। तो जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, और जब मैं इस डिज़ाइन फील्ड के अंदर आया तो मेरा भी इंटरेस्ट इसी तरह से डेवलप हुआ कि आई हैव the passion for the craft work। उस क्राफ्ट वर्क को पहचानते और मैं इस पोजीशन पे पहुंचा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आई एम डूइंग MS और फिर मैंने इस चीज़ को आगे बड़ा सक्सेसफुली रन भी किया और मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड भी रन कर रहा हूँ इसी चीज़ में। और UMT ने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को जो है वो पॉलिश भी करते हैं, उनकी जो है स्किल्स को इन्हेंस भी करते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट भी आ जाए जिसने सिर्फ नाम सुन के वो डिग्री में एडमिशन ले लिया, हम उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है उसमें जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है वो हमारा बेसिक होता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की एक कमेटी बिठा के उनको चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि स्टूडेंट पहचान सके कि उसकी पर्सनल स्किल्स किस लेवल पे गई हैं और वो इसके अकॉर्डिंग फिर चूज़ कर सके कि चारों डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स में वो किस में जाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो बच्चे ये सुन लें कि अभी जो है वो बिलाल साहब ने क्या मैसेज दिया है कि FSC के बाद जो है वो आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को उजागर कर सकते हैं, पाकिस्तान के बेस्ट डिज़ाइनर्स में आपका भी नाम हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त UMT फैशन स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर असफन साहब। सर ये बताइएगा कि आज ये जो केमिकल्स मैं देख रही हूँ काफ़ी इसकी स्मेल भी आ रही है, तो ये किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं? अच्छा मिस, ये हम ना नेचुरल डाइंग कर रहे हैं, कॉटन की, वूल की और सिल्क की। हम डिफरेंट फ्लावर से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और वही एक्सट्रैक्ट पर हम जो है ना फैब्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो उससे हमें क्या मिलता है कि एक तो हमें कलर्ड फैब्रिक्स मिल जाता है और कलर्ड फैब्रिक के साथ हमें उस फैब्रिक के ऊपर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन
प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो वो एक स्पेशलाइज्ड फैब्रिक हम डेवलप करते हैं और हम इसको कमर्शियल स्केल पे भी लेके जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में यही प्लान है कि हम इसी नेचुरल डाइंग के प्रोसेस को मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर ही कमर्शलाइज कर लें। सर आपके इस पूरे पॉइंट में मुझे सबसे ज़्यादा मजे का जो पॉइंट लगा वो मॉस्किटो वाला लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में गर्मियों Exactly. में मच्छरों का बहुत मसला होता है और मच्छर बहुत काटते हैं। एग्जैक्टली तो मैं तो समझती हूँ कि कमर्शियल लेवल पे इसको लेके जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। आपको ये कैसे पता लगता है कि इस फूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉस्किटो रेपेलेंट बन सकता है? अच्छा, ये ना हम सर्च करते हैं लिटरेचर कि किस फ्लावर के अंदर, किस लीव्स के अंदर, किस स्टेम के अंदर, किस रूट के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स है, तो फिर वो फ्लावर, वो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हो जो कि हमें वो प्रॉपर्टी दे सके। तो बेसिकली जो सिंथेटिक मॉस्किटो रिपेलेंट मटेरियल्स हैं उसमें परमेथ्रीन के नाम से है, डीड के नाम से है, तो वो सिंथेटिक है, वो मसनूई है, वो हम डिफरेंट लैब्स में बनाते हैं। तो उसकी एक तो टॉक्सिसिटी आ जाती है जो हम घरों के अंदर जो मॉस्फिल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मतलब वो हाथ अगर आप माउथ को लगाएं, अपने नोज़ को लगाएं, हाँ, खतरनाक हो सो जाता है काफी, इट कैन सोचते बी आप डेंजरस। खतरनाक, बिल्कुल। लेकिन ये जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है ना, दे आर नॉट डेंजरस एट ऑल, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एंड हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स है, एक हमने कंप्लीट कर लिया है मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्सटाइल्स का, और अभी हमारे पास 2 मजीद इन लाइन है, वो चल रहा है। तो ये कब तक आपका प्लान है कि आपको मार्केट में लेके आए, इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि इसको इस्तेमाल करना शुरू किया जाए? हमारी जो है ना निशात टेक्सटाइल मिल से बात चल रही है इस पर। यहाँ पे रूई नाला के ऊपर एक यूनिट है, तो वहाँ पे हमारी बात चल रही है कि हम इसको कमर्शलाइज़ कर लें। लेकिन ज़ाहिर बात है इसको कमर्शलाइज़ करना इतना आसान नहीं है, इसके भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि एक तो हमें इतने लार्जर अमाउंट में फ्लावर्स को ग्रो करना है, तो उसके लिए फिर हमें पहले से प्लानिंग करनी है और फिर ही हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। नाज़रीन, ये बहुत ही मज़े की गुफ्तगू मेरी हुई है इनसे, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि अब मुख्तलिफ ब्रांड में जो है वो मॉस्किटो रेपेलेंट, अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए फैब्रिक के अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये यहाँ पे अभी चल रहे हैं और ये कमर्शली जो है वो बहुत जल्दी मुतारिफ करवाए जाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ और आपको आगे भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त UMT के SST डिपार्टमेंट में, जिसे स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर सैयद फारूक अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बेसिकली सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो एक अप्लाइड एजुकेशन जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इन एरियाज़ में अपनी 4 इयर्स BS की डिग्री कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। ठीक है, तो सर ये सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाके बच्चों को UMT जो है वो किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है? जी, बुनियादी तौर पर स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एक बेस पढ़ाई जाती है और कंप्यूटर साइंस ही से रेलेवेंट ये मज़ीद एरियाज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और ये। तो इन एरियाज़ में जब बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, तो क्योंकि आपको मालूम है कि कंप्यूटर साइंस का ओवरऑल स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसमें आ रहे हैं। डिस्पाइट कि पाकिस्तान में अगर जॉब्स कम भी हो रही हैं तो कंप्यूटर साइंस में बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ता है तो सैलरीज और बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर US से आ रहे हैं और US से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो दुनिया में 3 ममालिक मेनली पाकिस्तान, इंडिया और चाइना कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अच्छे रिसोर्स कम है, जॉब ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी यहाँ से कंप्लीट करता है, अगर उसने रिगरसली फॉलो किया है, टीचर्स की चीज़ों को पढ़ा है, क्लासेस पूरी ली हैं, तो ज़्यादातर लोगों को जॉब जो है वो मिल जाती है। जी
नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हैप्पीनेस सेंटर में। यहाँ पर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग किस तरह से की जाती है, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UMT हैप्पीनेस सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर आयशा जबीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बताइएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट को किस तरह की काउंसलिंग दी जाती है? इस यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते हैं, जिसके अंदर उनके इंटरपर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, एकेडमिक इश्यूज़ हो सकते हैं, फेमिलियल इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि प्रिवेल करी होती हैं ओवरऑल स्टूडेंट पॉपुलेशन में। तो ये इन तमाम इश्यूज़ के साथ आते हैं। इसके अलावा अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड भी आना शुरू हो गया है, और कुछ इस तरह से हैं कि सेक्सुअल इश्यूज़ भी बच्चे एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, फिर करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर उन्हें गाइडेंस एंड कन्फ्यूजन होती है, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज़ में उनको हमारी हेल्प चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो बताना पसंद ही नहीं करते, तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि इस बच्चे को अभी ये मसला चल रहा है या हमें इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है? बेसिकली दो तरीके कार यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये कि बाज़ हमें टीचर्स जो हैं वो रेफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें वो स्टूडेंट्स को खुद बताती हैं कि यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर है, अब वहाँ पर जाकर अपनी इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास सेल्फ रेफरल केसेस भी आते हैं, और जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वहाँ पर हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर वो ओपनली हमसे बात कर सकते हैं, और उनकी जो बात है वो कॉन्फिडेंशियलिटी में रखी जाएगी, और उसमें उनको कोई रिस्क एंड उस तरह का कोई उनके जहन में खदशात नहीं होने चाहिए कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी जाएगी। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो फिर जब वो डिस्कस करते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत आरामदेह एक माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उनको भेजा जा रहा है, और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जाता है, तो फिर वो ईज़िली आ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों की इस तरह से काउंसलिंग भी की जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर किया जाता है। लेकिन अब कुछ बच्चे इस तरह के होते भी हैं ना कि वो घबरा जाते हैं, पेरेंट्स को ना पता लग जाए, कॉल ना चली जाए यूनिवर्सिटी से। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी पेरेंट्स को कॉल की गई हो या उन्हें भी सिचुएशन से आगाह किया गया हो और बच्चे घबराए भी हैं इस सिचुएशन से? अच्छा देखिए, जहाँ पर डिसिप्लिनरी इश्यूज से रिलेटेड कुछ मैटर्स होते हैं, जहाँ पर कंडक्ट का प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर हमें फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन वो डिसिप्लिनरी इशू के मैटर्स कुछ और होते हैं, उनको और तरीक़ेकार से लिया जाता है। जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं उसमें हमें अनटिल अनलेस के कोई जान का ख़तरा हो, कोई सुसाइडल आइडिएशन आ रही है बच्चे के अंदर, और हमें लगता है कि वो प्रिएम्प्ट करता है कोई ऐसी चीज़ को, उसको हम प्रिएम्प्ट करते हैं, तो फिर हम इसमें इंटरवीन करते हैं कि पेरेंट्स को भी बुलवाएं। अदरवाइज़ ये है कि बच्चा, क्योंकि हम उसे इंश्योरिटी देते हैं कि हम उनके साथ प्रॉपर्ली एक 1-to-1 सेशंस करेंगे, और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर्स को या उनके पेरेंट्स को नहीं बताई जाएगी अनलेस दे आस्क अस, एंड वी फील द नीड कि द स्टूडेंट्स और इज़ इन द थ्रेट, तो हम उनसे डील करें। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि UMT ने एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है बच्चों को, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए? कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि ये ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हमारे पास UMT प्राइवेट सेक्टर में यह पहला इदारा है जो कि ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि अब हमने इसको कम्युनिटी के लिए भी ओपन कर दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं UMT के लर्निंग रिसोर्स सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के हेड मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर ज़हीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि यहाँ लर्निंग रिसोर्स सेंटर में कौन कौन से सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं जिनमें कुछ 60,000 प्लस बुक्स हमारे पास हाउस्ड हैं जो यूज़र को जिसको फैसिलिटेट करते हैं। लाइब्रेरी में इस वक्त 500 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें स्कॉलर्स कॉमन हैं, जिसमें लर्निंग कॉमन्स हैं, डिजिटल कॉमन हैं। हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट रिसर्च ओरिएंटेड मीटिंग्स करनी हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मीटिंग करनी हो, तो हमारे इन रूम्स को रिज़र्व करवाते हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई भी काम हम मैनुअल बेसिस पे नहीं करते, हमारी वेबसाइट के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी यानी रूम को रिज़र्व करवाते हैं, और वो घर में बैठ के हमारे तमाम इन रिसोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेसिबल है। ठीक है सर, अपने IT सेंटर के हवाले से बताइएगा। इस वक्त हमारा जो इस लर्निंग रिसोर्स सेंटर में डिजिटल कॉमन के नाम से डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें 25
ऑल इन वन सिस्टम्स पड़े हुए हैं जिसमें तमाम HEC डेटाबेसेस प्लस इसके अलावा जो हमने डेटाबेसेस सब्सक्राइब कर रखे हैं उनकी एक्सेस मौजूद है। और इसके अलावा हम प्लेजरिज्म डिटेक्शन सर्विस, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स, यूज़र ने ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट कैसे करना है, फिर उसने अपनी सिमिलैरिटी रिपोर्ट कैसे निकालनी है, वो तमाम फैसिलिटी है हम इससे डिजिटल कॉमन जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है उसके थ्रू प्रोवाइड करें। ठीक है सर, UMT का लर्निंग रिसोर्स सेंटर बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे मुख्तलिफ है? मैडम देखें, जो हमारी सर्विसेज हैं मैं समझता हूँ कि वो हमें मुमताज़ करती हैं बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से। जैसे हम नंबर ऑफ़ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है रिसर्च सपोर्ट सर्विस, दैट स्टार्ट फ्राम हाउ टू सेलेक्ट योर रिसर्च टॉपिक और ये एंड होती है how to submit your research thesis effectively. Even we go beyond how to get your paper published in a good research journal. इस पूरे रिसर्च साइकिल में हम अपने यूज़र को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जो हम सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग की शक्ल में अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को सिखाते हैं। जैसे कि अब अबंडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब ये आर्ट है कि आपने उस फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में से वो रेलेवेंट कतरा जो आपकी उस वक्त की इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर सके वो किस तरह इंटरनेट से लेना है, वो हम सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग में अपने यूज़र को सिखाते हैं। इस तरह एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च की है स्पेशली आफ्टर द प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी। हम अपने यूज़र को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन आपको रिसर्च प्लस एकेडमिक जर्नी में कहाँ का सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा UMT की लाइब्रेरी में कुछ और प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन लाइब्रेरी है। हम वंस इन अ मंथ ये एक्टिविटी करते हैं, एकेडमिया और इंडस्ट्री से कोई ऐसा बंदा उठाते हैं जिसका 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसको हम 45 मिनट्स की टॉक के लिए इनवाइट करते हैं, वो सामीन से डिस्कशन करता है और फिर हम 15 से 20 मिनट की क्वेश्चनिंग और आंसरिंग सेशन करते हैं। तो इससे उन 45 मिनट्स में उसके पूरे 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस हम अपने सामीन से शेयर करते हैं। सर बताइएगा, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट को मैडम मैसेज देना चाहूँगा कि इस दौर में जहाँ फाल्सिफिकेशन है, फैब्रिकेशन है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है और आपके पास उन ज़राए से भी इंफॉर्मेशन आ रही है जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो जब आपने लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो लाइब्रेरी के इस तमाम प्लेटफॉर्म से आपने इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपने आप को इंफॉर्मेशन लिटरेट करना है ताकि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम राइट सोर्सेज से हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ UMT के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मेरे साथ इनकी हेड मौजूद हैं मिस अस्मा अजीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? चूँकि मैं इस प्रोग्राम को पिछले 14 ईयर्स से मैं देख रही हूँ फ्रॉम 2010 और एज बीइंग एडवाइज़र एज बीइंग प्रोग्राम हेड जो चीज़ें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनकी एकेडमिक्स में बहुत प्योर है हमारे लिए, जो बहुत विजिबल होते हैं। उसमें सबसे मेजर है, अगर हम डेफ की बात करते हैं तो रीडिंग एंड राइटिंग का प्रॉब्लम इनका आ जाता है। उस रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फिर हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की सपोर्ट लेते हैं विद इन द क्लासरूम। इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट चैलेंज आता है वो सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से आता है। दे आर सॉफ्ट स्किल्स स्मार्ट बाय नेचर, बहुत क्विकली ये इन चीज़ों को सीख जाते हैं, लेकिन चूँकि इनकी प्रायरली स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती, फिर हमें यहाँ पे इन्हें पहले ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, चीज़ें बहुत हद तक हम चीज़ों को ऑनलाइन भी लेके चल रहे होते हैं और प्रेजेंटेशंस बनाने के हवाले से ये सब चीज़ें। और इसमें हमें साथ साथ फिर सपोर्ट चाहिए होती है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की भी। और जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमें इनकी राइटर्स का आ रहा होता है, और इसके अलावा हमें जो चैलेंज आता है वो ब्रेल का आता है। अब ब्रेल से रिलेटेड इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ब्रेल इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। एंड दीज ऑल challenges are consistently hitting us just because of limited space, और उसकी वजह से हम अपना रिसोर्स भी नहीं हायर कर सकते।
तो ये मसाइल हमें आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बताइएगा कि क्या इनकी भी काउंसलिंग की जाती है बाकायदा, क्योंकि ये भी तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते होंगे। जब ये शुरू में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है इन पे, क्योंकि उस वक्त इन्हें यही होता है कि ये हमें नहीं समझते और हम इन्हें नहीं समझते। और ये एरिया जो है UMT का विद द स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 20,000, और यहाँ पे ये बिल्कुल एक माइनॉरिटी के तौर पे जब एंटर होते हैं तो उस वक्त इनके जो चैलेंजेस हैं उनको फिर हम मेनली तो क्लासरूम में एड्रेस कर ही रहे होते हैं, लेकिन इनको 1-to-1 काउंसलिंग सर्विसेज भी दी जाती हैं, जिसके लिए मेरे ऑफिस में काउंसलिंग आवर्स में ये बच्चे आ जाते हैं। देन इनके पेरेंट्स की और इनके सिबलिंग की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। और इवन आफ्टर देयर ग्रेजुएशन हम एम्प्लॉयर के साथ भी अक्सर काउंसलिंग कर रहे होते हैं जस्ट टू रिटेन देम एट द वर्क प्लेस। और उस हवाले से भी हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स इनके लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए ऑनलाइन मौजूद होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या इनके लिए भी सिस्टम को डिजिटलाइज्ड किया गया है यहाँ पे? हाँ जी, इनके लिए भी सिस्टम को हम डिजिटलाइज़ कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। स्पेशली LMS पे इनको जो सर्विस दी जाती है उस पर एक हमारी रिक्वेस्ट होती है कि एज़ कोर्स इंस्ट्रक्टर के साथ जो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे इंटरप्रेटर्स को ऐड किया जाए। देन जितना भी ऑनलाइन टास्क होता है उसकी वीडियोज़ बना के दी जा रही होती हैं इन्हें, क्योंकि ये साइन की वीडियोज़ जब लेते हैं, क्योंकि ये जब इनके लिए हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके साइंस मौजूद नहीं है। जैसे हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उर्दू एंड देन सेकंड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, और तो इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज और बाकी की लैंग्वेजेस इनके लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंसीडर होती हैं। तो इसलिए उस लैंग्वेज में अभी तक यहाँ पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के हवाले से वोकेबलरी नहीं है। तो उसको डिजिटलाइज़ करने के लिए एक हमने कुछ साल पहले कोलैबोरेट किया था विद CS डिपार्टमेंट। उन्होंने साइन लैंग्वेज एवटार पे अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमारी कोशिश है कि हम उस एवटार को भी यूटिलाइज़ करें। और अब हमने ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट्स के साइंस जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं हम यहाँ पे। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अफेयर में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के HOD सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर बताइएगा कि इसका इतना मुश्किल सा नाम क्यों है? इसे बेसिकली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से क्यों नहीं जाना जाता? बिकॉज इट्स अ लिटिल मोर देन जस्ट स्पोर्ट्स। हमारा जो पार्टिसिपेंट अफेयर्स है, हम UMT में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो कंट्रीब्यूट उसी तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह टीचर्स हो गए या स्टाफ मेंबर्स हो गए। अच्छा, तो स्टूडेंट अफेयर्स बेसिकली ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट अफेयर्स का मतलब है स्टूडेंट अफेयर्स, और हम यूनिवर्सिटी के सारे जो स्टूडेंट अफेयर्स हैं उनमें को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी हैं उन सारों और एंड स्पोर्ट्स उनको डील कर रहे होते हैं। हमारे बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़ और SDI। स्पोर्ट्स हमारे पास स्पोर्ट्स के हवाले से कोई 70 गेम्स हैं, लड़कियों की, लड़कों की। हम HEC के गेम्स में सारे साल पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त हम माशाल्लाह अमंग द टॉप 5 पूरे मुल्क में, अमंग ऑल द प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त आए हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। 200 से ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स कह लें वो हैं जो स्कॉलरशिप पे हैं, दूर दराज इलाकों के भी हैं, और हम उनको ना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे हैं, हम उनको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बल्कि हम उनको एकेडमिकली भी तैयार कर रहे हैं, ताकि हम चाहें कि इस तरह के कंप्लीट सिटीजन्स पैदा हों जो कि मुल्क में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके अंदर कंपैरेटिवनेस आ सके। सबसे ज़्यादा कौन से स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाता है? क्योंकि मोस्टली जो है वो क्रिकेट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ सबको बराबर लीवरेज दी जाती है। मार्शल आर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा लीवरेज दी जाती है, हॉकी को और फुटबॉल और क्रिकेट को तो है ही है, इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रोइंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यू नेम इट। तो सारी की सारी। अच्छा, एक सेक्शन का मैं नाम देना भूल गया, जो कि SDI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसमें हम स्टूडेंट्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जो 17 गोल्स हैं दुनिया में रिकग्नाइज ना,
खिदमत खल्क़ के लिए, फ़िलांथ्रोपी के लिए उनके हवाले से बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर आपको स्पोर्ट्स के दौरान जो किन चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एग्रेशन आता ही आता है। एक जोश वाली चीज़ होती है, तो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने का ज़रा मुख्तलिफ तरीका है। हम उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते, हमें उनके साथ दोस्त भी बनना है, हमें उनका उस्ताद भी बनना है, सख्ती भी करनी है, प्यार भी करना है, और बड़े तरीके से, क्योंकि ज़्यादा सख्ती करेंगे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, और अगर बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो डिसिप्लिन ख़राब होगा। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम, कैसे, क्या परफॉर्मेंस देखी आपने? इसकी बड़ा सोच समझ के खेलता है और मैच्योर तरीके से खेलता है। एक ज़माना आ गया था जब हमारी क्रिकेट टीम लग गई थी इसी पे कि बस मारो, तुक्के पे चल रही थी। मुझे इसका लगता है कि वो तुक्का नहीं मारता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है आपका? रहीमा इफ्तिखार, रहीमा, ये बताइएगा आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यूएमटी के साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की जो पढ़ाई है वो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से बहुत बेहतर है। एंड आई मस्ट से दैट पीपल हु रियली वांट टू वर्क हार्ड एंड वांट टू सक्सीड इन देयर लाइफ, दे मस्ट गिव देमसेल्फ एज एन अपॉर्चुनिटी कि वो इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये बताइएगा कि आपका जो फेवरेट शुबा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो आपका आइडियल कैसे बना है? आपको कैसे शौक हुआ कि मैंने यही करना है? राइट, बेसिकली आई हैव सीन सम पेशेंट्स इन माई लाइफ जो कि ना इस क्लिनिकल डोमेन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, और मेरा बेसिकली इंटरेस्ट इस फील्ड में इसलिए डेवलप हुआ ओनली बिकॉज आई वांटेड टू नो कि व्हाट मेड देम गो दैट वे, कि मतलब आप लोग किस तरह से साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं एंड उसके पीछे आपकी रीजंस क्या होती हैं, एंड हाउ कैन यू कम बैक और हाउ कुड यू ओवरकम दोज सिचुएशंस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आपका क्या नाम है? मीरब। अच्छा मीरब, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं BSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अरे वाह, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं, वाह जी वाह। अच्छा ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल हर जगह आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया है, फेसबुक पे आ गया है, हर जगह तो इसने अपनी जगह बना ली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि AI किस हद तक जो है वो लोगों के लिए पॉजिटिव वे में है और किस हद तक नेगेटिव वे में जा रहा है? AI तब तक पॉजिटिव है जब तक हमें पता है हाउ टू यूज़ इट। AI कैन बी यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स, बस आप पे खुद पे है कि आपको कितना कंट्रोल है उसके ऊपर। एंड इफ़ यू डोंट नो द कंट्रोल, फिर AI इज़ डेंजरस फॉर ऑल काइंड। अच्छा, आने वाले दौर में जो AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ऑन स्क्रीन भी, जी, तो आप क्या समझती हैं कि लोगों की जॉब्स को इससे ख़तरे नहीं हो जाएंगे? लोगों की जॉब्स के इससे ख़तरे नहीं होंगे। अगर वही मैंने पहले बात किया ना, अगर आपको AI को इम्प्लीमेंट करना सही आता है, यस जॉब्स की फॉर्म्स चेंज होंगी, लेकिन जॉब्स खतरे में नहीं आ सकती। ठीक है, चैट GPT को कैसे देखती हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्योंकि पहले तो लोग खुद से कोशिश करते थे, सोचते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों की सोच पे ही अफेक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है? लोगों की सोच पे अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, हम बेसिक चीज़ों को लर्न करने के बजाय जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से है उसको यूज़ करके और एडवांस हो सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट। UMT के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसी जा रही है आपकी स्टडी यहाँ? बहुत अच्छा है, स्टडीज़ वाइज तो बहुत अच्छा है। CS, AI, दीज डिपार्टमेंट्स आर बेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप क्या समझते हैं UMT के साथ आपका सफ़र कैसा जा रहा है? मेरा सफ़र असल में ख़त्म हो चुका है। मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गया था, तो आई वाज हियर फॉर सम जो कुछ काम रह गया था मेरा, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया था। तो चलिए ये बताइए कैसा रहा यहाँ का सफ़र my आपका? journey with UMT has been very good in terms of faculty, in terms of the environment. काफ़ी डाइवर्स किस्म के यहाँ पे इवेंट्स और चीज़ें होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद भी होती है फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल व्हेन दे स्टार्ट डूइंग देयर जॉब और बिजनेसेस। तो उस लिहाज से इट वाज अ गुड राइड इन UMT। तो यहाँ से निकलने के बाद आपको क्या लगता है फौरी जॉब मिल जाती है? वेल वो ज़रूरी बात ये होती है कि आपके पास स्किल हो। तो अगर स्किल था विद मी, आई गॉट द जॉब राइट अवे।
तो मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में अब तक काम कर चुका हूँ लास्ट ईयर ग्रेजुएट होने के बाद। तो अगर आपके पास स्किल है, अगर यू नो व्हाट यू हैव स्टडीड, तो और उनको आप इम्प्लीमेंट करना आता है चीज़ों को इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तो फिर डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी फॉर। दाइम मुश्ताक। आपका? मेरा नाम तौसीन अहमद। कौन से डिपार्टमेंट से है? मैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। दोनों? दोनों। तो बिजनेस मैनेजमेंट को क्या समझते हैं आप, कैसे आगे लेके जाएंगे, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के आप खुद आगे नहीं लेके जा सकते इसमें ये है कि आपको मैनेजमेंट आती है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर आप एआई को भी लेके चलें तो जब आप एआई को भी लॉन्च करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है। इसमें आपको हर फील्ड की मैनेजमेंट एआई को तो वैसे ही हर जगह बहुत चर्चा है, तो आपके डिपार्टमेंट में भी आजकल इसी का काम चल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल वक्त तो नहीं चल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बैठे हुए, हम लोगों को करंट बेस पढ़ाया जाए। हम लोगों को जितनी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है काम कल्चर की, हम सिर्फ फिलहाल वही पढ़ाई। ठीक है, क्या लगता है यहाँ से निकल के फौरी जॉब मिल जाएगी आपको आगे? नहीं, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी इसके लिए, फौरी जॉब तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या अभी प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं प्लेटफॉर्म्स। कैसा जा रहा है आपका यहाँ का एजुकेशन का सफर यूएमटी के साथ? अभी तो फिलहाल सेकंड सेमेस्टर है, तो फिलहाल तो बस नॉर्मल जा रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बोरिंग होते हैं? मैंने तो खुद कभी सेमिनार्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने कभी नहीं अटेंड किया। म्यूजिक ड्रामा कभी इंटरेस्ट नहीं आया? म्यूजिक ड्रामा होना चाहिए, लाइक उसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स में। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस वाले से? इसमें ये ड्रामाज, ये जो जितने भी हैं सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, एक्टिंग ड्रामा, सिंगिंग ड्रामा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। बस वो एक पेज बना लेते हैं, उस पर आप ऐड हो जाओ, लेकिन उसके बाद उसको कोई आगे प्रोसीड नहीं करता उसको। एटलीस्ट सेमिनार भी करवा रहे हैं तो कुछ करवाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि अगर उन्होंने कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लिया भी है तो एटलीस्ट उसको कुछ आउटकम तो मिले। उनको वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बस पढ़ाई के पढ़ने लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एप्लीकेशंस भी दें तब भी रिजेक्ट कर देते हैं, कोई भी एप्लीकेशन दे तब भी रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई सिर्फ हम भी इवेंट मैनेज कर सकेंगे, बच्चे बिल्कुल खुद से कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बच्चे क्या सीखेंगे यहाँ पे? इवेंट जिनको शौक है अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। चले, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम ये चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट को मैसेज पहुँचाएं डायरेक्टली, हमारी तो नहीं सुनते वो। शहर में आए हैं जी नाज़रीन, हमने आपको आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विजिट करवाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ हमने स्टूडेंट्स की शिकायत भी सुनी और उनके मैसेजेस भी जो हैं वो हमने आगे पहुँचाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। minutes.